हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास स्टार्ट करें अपनी रियल एनालिसिस और अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अपना चैप्टर जो है वो सीक्वेंस चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने लास्ट में जो कल की क्लास थी उसके अंदर हमने बाउंड्स पढ़ लिए थे, यानी कि जो सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड सीक्वेंस कब होती है, यानी कि उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढ लिए थे, और उसमें सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, वो सब चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज नई चीज पढ़ते हैं। तो लिखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक मोनोटोनिक सीक्वेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको एक दिष्ट अनुक्रम, एक दिष्ट अनुक्रम, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस या एक दिष्ट अनुक्रम। और इसके अंदर पहला लिखिए, यानी कि इसकी जो पहला पॉइंट है, पहले डेफिनेशन जो है वो हम बात करते हैं एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आपने देखा था कि जो सीक्वेंस था वो एक फलन था जो नेचुरल नंबर से आपके किसी सेट ए पर डिफाइन हो रहा था। एक फंक्शन था आपके पास एफ, ये नेचुरल नंबर था, ये दूसरा सेट ए था, और ए जो है उसको कहा गया था रियल नंबर का सबसेट है, यानी कि जो सीक्वेंस है आपके पास वो रियल सीक्वेंस है, ठीक है, या रियल नंबर सीक्वेंस है। तो नेचुरल नंबर में आप जैसे भी जानते हो कि 1 2 3 4 5 एंड सो इस तरह से नंबर आते हैं। और आपने वैसे भी देखा होगा कि कोई भी समुच्चय या कोई भी जो सेट होता है उसके अंदर क्या होता है, ये कलेक्शन होता है किसका, ये कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। किसका कलेक्शन होता है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। और यदि अपने एलिमेंट किस तरह के हैं, यदि एलिमेंट नंबर के हैं, एलिमेंट कैसे हैं, एलिमेंट आपके नंबर टाइप के हैं और सारे अलग अलग हैं, तो यहां पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, रियल नंबर के अंदर ऑर्डर मिलता है, तो यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट छोटा होगा और कोई एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? तो जैसे अपने पास वैसे भी प्रांत अपना एन है, तो यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 यानी कि जो आपके पास ऑर्डर है वो कैसा मिल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है, ठीक है। क्रम कैसा मिल रहा है, बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रांत के कोई भी दो एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट किए गए, प्रांत के दो एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट किए गए कि उनकी इमेज भी उसी के अनुरूप आ गई। देखो, लेट n1 एंड n2, या फिर आप ऐसे लिख ले n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n1 लेस देन इक्वल टू n, सॉरी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट अलग अलग है, तो इक्वल नहीं आएगा। n1 लेस देन n2 देन फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो देन सीक्वेंस xn इज monotonically increasing if n1 sorry xn1 less than equal to xn2। n1 छोटा है n2, तो xn1 की इमेज भी क्या आ रही है, xn2 से छोटी आ रही है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट इज इफ n1 लेस देन n2 इंप्लाई करता हो xn1 लेस देन xn2 को, तो यहां से हम कह देंगे कि सीक्वेंस कैसी है, आपके मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। दूसरा पॉइंट लिखें, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान अनुक्रम,
मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसमें लिख लें सीक्वेंस xn is said to be monotonically strictly increasing sequence if n1 less than n2 implies xn1 लेस देन xn2। यानी कि सिर्फ आपको एक दिष्ट वर्धमान में और निरंतर एक दिष्ट वर्धमान के अंदर आपको दो एक ही फर्क मिलेगा, यहां पे इक्वल का साइन आ जाएगा, यहां पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे आपके पास इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये आपके पास एक दिष्ट निरंतर वर्धमान अनुक्रम या फिर कह सकते हो निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। तो ये आपके पास था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया नोट। एक्शन एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट निरंतर वर्धमान अनुक्रम कहलाता है यदि ऐसा कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 इसी को हटा रहा हूं, तो नंबर 3 यहां पे वर्धमान की जगह क्या लिखना है? हासमान। वर्धमान की जगह क्या लिखें? हासमान लिख दें। ठीक है, इंक्रीजिंग की जगह क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। सीक्वेंस कैसी हो गई? डिक्रीजिंग। तो देखो फर्क क्या आएगा? फर्क सिर्फ इतना आएगा, देखो n1 तो n2 से छोटा है, लेकिन यदि इमेज भी यदि क्या आए, इनकी इमेज जो है वो इस तरह से आ जाए, n1 लेस देन n2, तो चेंजमेंट क्या आ गया? xn1 जो है बड़ा है किससे? xn2 से। यानी कि n1 के रेस्पेक्ट में जो इमेज आ रही है वो n2 के रेस्पेक्ट में इमेज से क्या है? बड़ी है या उसके बराबर है ना? तब आप क्या कहते हो ये अनुक्रम कैसा है? एक दिष्ट हासमान अनुक्रम है। ठीक है, और इसमें बात करें तो इसके अंदर कौन सा साइन आ जाएगा? ये वाला साइन आएगा। यहां से आपके पास लिख सकते हो वर्धमान की जगह क्या आएगा? यहाँ पे हासमान लगा लो, और यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह क्या आएगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पे हासमान लिख लीजिए और यहां पे लिख लीजिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। ये नंबर 4। ठीक है, ये आपकी एक दिष्ट निरंतर हासमान अनुक्रम हो गया। क्लियर? और फिर लास्ट में लिख लें, लास्ट में लिख लें एक अनुक्रम xn एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है, एक दिष्ट अनुक्रम कहलाता है यदि अनुक्रम xn, ये अनुक्रम का साइन है अपना ना, अनुक्रम xn या तो एक दिष्ट वर्धमान हो, एक दिष्ट वर्धमान हो, या एक दिष्ट हासमान हो। एक दिष्ट हासमान। A sequence xn is said to be monotonically sequence या monotonic sequence if sequence xn, यानी कि ये जस्ट नोटेशन, sequence xn either monotonically increasing or monotonically decreasing, either monotonically increasing or monotonically decreasing। ठीक है, ये आपके पास मोनोटोनिसिटी थी। ठीक है, एक दिष्टता। आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, अनुक्रम का सीमा बिंदु। अच्छा, मैं इनके एग्जाम्पल लिखवा देता हूं आपको पहले थोड़ा सा।
एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एक सीक्वेंस आपने ये लिखा था, सीक्वेंस एन, इसके एलिमेंट किस तरह से आए थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहे थे। तो देखो ये जो अनुक्रम है इसका हर एक पद क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहां पे सीक्वेंस कैसी है, ये एज, तो यहां पे लिख दूं कौन सी सीक्वेंस है, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और यदि इसी का जो दूसरा फॉर्मेट देखें -n वाला, तो इसमें क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। ये कैसी है, स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ओके, कंटिन्यू आपके पास ऐसा काम होना चाहिए। अच्छा एक चीज और करें, ये सीक्वेंस लिखा है -1 की पावर n, इसमें आपके पास वैल्यू -1 आई थी और +1 आई थी। -1 कब आया था, जब n कैसा था, ओड नंबर, और n कैसा नंबर है, यदि इवन नंबर है तो वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो ये इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि ये जो सीक्वेंस है आपके पास न तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट -1 फिर +1 फिर -1 +1 -1 +1 इस तरह से आता जा रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से कोई भी सीक्वेंस आ रही है, यानी कि एक फिक्स मान नहीं आ रहा है कि क्या आना है उसके बाद, तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सीक्वेंस आएगी आपके पास वो क्या आएगी, न तो इंक्रीजिंग रहेगी ना ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहेगी। क्लियर है, चले आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुक्रम का सीमा बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अनुक्रम का सीमा बिंदु। अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लेकिन इसमें माना xn कोई एक अनुक्रम है, माना xn कोई एक अनुक्रम है, एंड और अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर कह दीजिए, चाहे आप कोई और एलिमेंट देना चाहते हो उसका नाम तो वो लिख लीजिए, तथा अल्फा बिलोंग्स टू आर, तब अल्फा को अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहते हैं। देन अल्फा इज सेड टू बी limit point as said to be limit point of sequence xn if every neighborhood of alpha contains infinite terms of सीक्वेंस xn, सीक्वेंस xn। अल्फा को सीक्वेंस xn का सीमा बिंदु कहते हैं यदि अल्फा का प्रत्येक प्रतिवेश xn के अनंत बिंदु को अंतर्विष्ट करता हो। xn के अनंत बिंदुओं को, या अनंत पद है ना, xn के अनंत बिंदु या फिर आप अनंत पद, आप बिंदु कौन से है, पद है, तो लिख लें xn के अनंत पदों को अंतर्विष्ट करता हो। ठीक है, तो यहां पे अर्थात करके अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। ठीक है, कब, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास xn बिलोंग्स टू i अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन for infinite values of n, for infinite values of n। आपने वापस सेट के लिए लिमिट पॉइंट पढ़ा था। सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता था, सेट का लिमिट पॉइंट ये होता था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन माइनस अल्फा
और इंटरसेक्शन एस, यदि ये आपके पास नॉन एम्प्टी आता हो, ठीक है, यानी कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, डिलीटेड प्रतिवेश में, ठीक है, एस के कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, तब अल्फा को क्या कहते थे आप, लिमिट पॉइंट कहते थे, किसमें, सेट में। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में क्या बात कर रहे हैं कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश एक्स एन के अनंत बिंदुओं को या अनंत पदों को अंतर्विष्ट करता हो, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई लिमिट पॉइंट की, ये डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपने सीक्वेंस लिखी थी ना, उन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या आएगा वो बात करते हैं, ठीक है। हटाइए, देखो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके अपन लिमिट पॉइंट चेक करते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या आएगी। कोई एक सीक्वेंस ले लो, जैसे आपने ये सीक्वेंस लिया, पहला ही सीक्वेंस -1 की पावर n, ये सीक्वेंस लिया आपने। इस सीक्वेंस को आप क्या लिखते हो, -1 आता है जब n कैसा नंबर है, विषम, और 1 आता है जब n कैसा n कैसी है, सम, ठीक है, या इवन। n कैसा है, सम है तब 1 आएगा, और ये क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, यदि मैं इसके टर्म्स लिख लूं तो इस तरह से लिख दूंगा, -1 + 1 -1 1 -1 1 -1 और इसी तरह से, ठीक है। ये इनका इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब मेरे को ये चेक करना है कि -1 लिमिट पॉइंट इसका है या नहीं है। तो -1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं वो देखने के लिए आपने क्या करा है, कोई भी एक नेबरहुड उठाइए, ये देखो ये -1 है, और कोई भी जो आपका मन करे वो, ये एप्सिलॉन बिल्कुल छोटे से छोटा लिया आपने, इसको थोड़ा सा जूम करें तो देखो यहाँ पे ये -1, ये -1 माइनस एप्सिलॉन, और ये -1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसी नेबरहुड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके लिख लिया, जूम करके, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, -1 माइनस एप्सिलॉन। तो एक चीज मेरे को बताओ, जब भी सीक्वेंस में, यानी कि जब भी n का मान विषम संख्या है तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो xn है और इस इंटरवल के अंदर -1 हमेशा बिलोंग कर रहा है, तो देखिए xn है हमेशा ही -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर कंटेन करेगा, कब, जब n कैसी संख्या है, ओड या फिर विषम, फॉर ऑल n ओड। जब सभी विषम संख्याएं, यानी कि सभी विषम संख्याओं के लिए आपका xn कितना, और कितनी विषम संख्याएं हैं नेचुरल नंबर में, अनंत विषम संख्याएं हैं, तो यहां से क्या मिल गया आपके पास, -1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ -1 टू द पावर n। इस सीक्वेंस का क्या मिल गया, लिमिट पॉइंट मिल गया। ऐसे ही आप 1 को चेक करो, तो 1 के लिए चेक करेंगे तो ये आपके पास 1, और यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन इस नेबरहुड में। अब एप्सिलॉन कुछ भी उठाइए, एप्सिलॉन जितना छोटा करे उतना छोटा लिख सकते हो, लेकिन हर बार आपके पास उस इंटरवल के अंदर -1 या +1 यहाँ पे बिलोंग करेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि xn बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इवन, इवन यानी कि सम संख्या, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस -1 टू द पावर n, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के आपके पास 2 लिमिट पॉइंट मिले। क्या कोई और पॉइंट ऐसा है जो लिमिट पॉइंट बन जाए, क्या कोई और पॉइंट है ऐसा जो लिमिट पॉइंट बनेगा, तो ऐसा कोई और पॉइंट नहीं होगा इनके अलावा, ना, केवल 2 पॉइंट होंगे आपके पास, -1 और 1, जो कि इसके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखो जरा, n, इसके एलिमेंट किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, क्लियर। पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है, और छठा 6।
अब इनमें से एक बार मैं वेरीफाई करता हूं, जो ये एलिमेंट आ रहे हैं यानी कि इमेज के जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये देख लेता हूं कि लिमिट पॉइंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो देखो जरा, जैसे 1 को चेक करना है, मैंने लिया 1, तो यहां से ये रहा 1 माइनस एप्सिलॉन और ये रहा आपका 1 प्लस एप्सिलॉन और यहां पे कहीं पे आपका 2। क्लियर? तो इस नेबरहुड के अंदर, इस नेबरहुड में जो अपना सीक्वेंस है ये n कितनी बार अटेंड कर रहा है वैल्यू को इस टर्म्स में, यानी कि जो ये आपके पास इंटरवल है इसके अंदर क्या, तो इस इंटरवल में 1 है, तो देखो xn का पहला टर्म है 1, उसके बाद कहीं पे भी 1 आया है, डायरेक्ट क्या आया है 2 आया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 3, फिर 4 आया, फिर 5, फिर 6, इस तरह से आ रहे हैं। तो देखो जो 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि जो इतना सा नेबरहुड है, इस नेबरहुड के अंदर केवल एक बार xn आया है और वो कब आया है, जब n किसके बराबर था, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे लिख दूं xn बिलोंग कर रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन में, कब, जब n किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो केवल एक वैल्यू के लिए आपके पास यहां पे आया है, तो यहां से लिखेंगे कि 1 जो है इज नॉट लिमिट पॉइंट, 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट, एक जो है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर? अच्छा 2 लिमिट पॉइंट हो जाएगा क्या? 2 भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए मैं ये 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन सेलेक्ट करूंगा, तो इसके अंदर xn बिलोंग करेगा कब, जब n बराबर 2। ऐसे ही 3 वाले में कब सेलेक्ट, 3 वाले में क्या आएगा, जब n बराबर 3 हो, तो xn किस में बिलोंग कर जाएगा, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन मेरा एप्सिलॉन, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए चेक करना होता है, तो मैं छोटे से छोटा एप्सिलॉन लूंगा। ठीक है, तो आपके पास तो इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। सो सीक्वेंस xn हैज नो लिमिट पॉइंट, xn हैज नो लिमिट पॉइंट, इसके पास कोई और लिमिट पॉइंट। अच्छा कोई और पॉइंट आएगा क्या इसका लिमिट पॉइंट? कोई और तो लिमिट पॉइंट बन ही नहीं पाएगा इसका, क्योंकि आपके पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इनके अलावा कुछ और पॉइंट लोगे। जैसे आपने हाफ को लिया, हाफ चेक करना है, ये हाफ रहा और ये आपके पास 0 रहा और ये 1 रहा, और यहां से आपने उठाया हाफ माइनस एप्सिलॉन, यहां उठाया हाफ प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर सीक्वेंस का एक भी टर्म नहीं है। xn डज नॉट बिलोंग्स टू हाफ माइनस एप्सिलॉन, हाफ प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर एनी n, फॉर एनी n, किसी भी n के लिए नहीं है, तो हाफ जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, किसी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा इस सीक्वेंस का। ठीक है, हटाइए। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, बाकी के कल चर्चा करेंगे। देख तो ले आना ये, नेक्स्ट बात करें। देखो एक सीक्वेंस लिया आपने, एक सीक्वेंस लिया 1 अपॉन एन। थर्ड एग्जांपल देखिए, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन के एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे इनके पॉइंट क्या है, एक तो आएगा 1 n बराबर 1 रखने पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से आपके पास चलता जा रहा है। क्लियर है? आपने ये देख लिया था, इसका लोअर बाउंड आया था 0, अपर बाउंड आया था 1। क्लियर? ओके, मैं एक बार थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूं। वैसे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं पहले वाले चैप्टर में, है ना, जब इस सेट का लिमिट पॉइंट निकाला गया था। तो ठीक है, तो ये आपके पास 0 है और ये आपके पास कहीं पे 1 है। क्लियर? तो देखो पहला एलिमेंट है 1, दूसरा जो एलिमेंट है वो कितना है 1/2, नेक्स्ट एलिमेंट है 1/3, यानी कि कहां पे मिलेगा, इस साइड में मिलेगा। दैट मीन्स कहीं पे भी लगा लो आप, ये आपके पास लगभग 1/3 आ गया। ठीक है, ये 1/3 आ गया। क्लियर है? और लगभग इस तरह से मिलेगा, कुछ हाफ से भी इस तरह, तो ये 1/3 यहां पे लगा लो, हाफ से ज्यादा ही 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद 1/4 मान लीजिए, कहीं पे ये 1/4 है, 1/5 कहीं पे यही 1/5 रहा, ये 1/6 रहा आपका। ठीक है, और जैसे जैसे आप नंबर यानी कि n का मान बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो
वैल्यू है आपके पास जीरो के नियरेस्ट पहुंचती जा रही है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं आ रहा। ये जो वैल्यू आ रही है ये सारे आपके पास सीक्वेंस के टर्म्स है, तो जीरो के पास कभी नहीं आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाता हूं, देखिए ये आपका रहा जीरो, और इसके जो ये टर्म्स हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। और भी पास पास है ये ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दिया आपको। और यहाँ पे आपके पास कोई और भी एलिमेंट है, यहाँ पे आपका 1, क्लियर। और जैसे आपने यहाँ पे ये ले रखा है 1/6, और ये ले रखा है आपने 1/4, और ये वाला जैसे आपने ले रखा है 1/3, और ये ले रहा है 1/2। मैंने इसको थोड़ा सा खोल करके लिख दिया है, थोड़ा सा वाइडली करके लिख दिया है। अब इसके लिमिट पॉइंट चेक करने हैं मेरे को। क्या चेक करने हैं? लिमिट पॉइंट। तो देख लें इनमें से कोई लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। जो ये एलिमेंट आ रहे 1, 1/2, 1/3, ये कोई लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो जैसे आप कहना चाहो कि 1/4 को जैसे चेक कर रहे हो कि लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो 1/4 और 1/5, जैसे कि यहाँ पे 1/5 आया है आपका कहीं पे, ठीक है। तो यहां से पहले ये एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लूंगा, 1/4 माइनस एप्सिलॉन, 1/4 प्लस एप्सिलॉन। तो यहां पे कह सकता हूं कि 1/4 माइनस एप्सिलॉन 1/4 प्लस एप्सिलॉन इस xn का केवल एक एलिमेंट को कंटेन करता है जब n किसके बराबर हो, जब n किसके बराबर है, 4 के बराबर। n जब 4 के बराबर है तो केवल xn आ रहा है इसके अंदर, केवल एक मान के लिए इसके अंदर आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज 1/4 इज नॉट लिमिट पॉइंट, 1/4 इज ए नॉट लिमिट पॉइंट। 1/4, 1/5 या आप जो भी आप निकालना चाहते हो, यदि आप 1/, ये भी निकालना चाहते हो तो भी आपके पास ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। किस तरह से आप देख सकते हो, 1/, ये आपके पास कितने 2, 4, 2, 6, 2, 4, 6, ठीक है। इससे पहले क्या आएगा, इधर की साइड में आपके पास आएगा, क्लियर। और इसके इधर क्या आएगा आपके पास 1/, ठीक है, क्लियर है। कितने डिजिट है, 3, 2, 5, एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट, अब देखो जब मैं यहां पे 1 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी ये जो भी अपने पास नंबर है ये अल्फा नाम, इसको अल्फा नाम दे दीजिए। तो ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन रहा, ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन रहा। इसके अंदर अपने सीक्वेंस के कितने टर्म्स मिल रहे हैं, केवल एक टर्म मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इसका लिमिट पॉइंट क्या बन सकता है। तो इसका लिमिट पॉइंट देखिए जीरो नियरेस्ट बनाएगा, क्योंकि अपन जो है क्या काम कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस के थ्रू है जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचे जा सकते हैं, क्लियर है। जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचे जा रहा है, तो यहां पे आपके पास जीरो के नेबरहुड में इधर आपका 0 माइनस एप्सिलॉन और ये आपका 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां पे देखिए 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 तक के कोई सीक्वेंस के एलिमेंट नहीं है, लेकिन 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, क्योंकि आप जानते हो दो रियल नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में आपको अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं। तो यहां से 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म्स हैं। तो यहां पे आप लिख देंगे क्या, यहां पे लिख दें xn बिलोंग्स टू 0 to 0 plus epsilon, 0 to 0 plus epsilon for all epsilon greater than 0 के लिए। तो यहां पे लिख दें for infinite values of n, for infinite values of n, n की इनफाइनाइट वैल्यू इसके अंदर कंटेन कर रही है। तो यहां से लिख सकते हैं कि xn बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये इसी का सबसेट है। तो देखो 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, ये भी क्या करेगा, n की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए xn को कंटेन करेगा, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1 by n, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1 by n, क्लियर है। तो ये आपका लिमिट पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट था। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा घर जाकर के, घर पे तो हो ही, आप घर पे या लाइब्रेरी में हो कहीं पे भी, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा पुनः पढ़े, है ना। कहीं पे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट करें, ठीक है। और बता दें कि सर यहां से समझ में नहीं आया, दोबारा इसको रिपीट करें, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए
और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।